नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। चित्रा मुद्गल का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा। हाँ, ये किताब वाकई झकझोर देती है ना? ये हमें एक अनजाने पते पर लिखी गई चिट्ठियों के जरिए मतलब एक पूरी जिंदगी का सफर कराती है। और इस किताब की जो खासियत है वो सिर्फ इसका विषय नहीं है बल्कि इसका अंदाज भी है ना? पूरी कहानी चिट्ठियों में कही गई है। हाँ, ये बहुत अनोखा तरीका है कहने का। बिल्कुल। एक बेटा जो समाज की नजरों में शायद अलग है, वो अपनी माँ को खत लिखता है। और ये खत सिर्फ कागज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेटे की आवाज है, उसकी तड़प, उसके सवाल, जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा के पते पर जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन चिट्ठियों के पीछे जो जिंदगी छुपी है, किन्नर समुदाय के जो संघर्ष है और समाज का जो रवैया है, जिसे चित्रा जी ने बहुत बेबाकी से दिखाया है, बिल्कुल उसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं विनोद की पहली चिट्ठी से। जरूर। कहानी हमें मिलती है विनोद नाम के एक छोटे बच्चे की चिट्ठियों से। शायद कोई 10-12 साल का होगा। हाँ, शुरू में तो ऐसा ही लगता है। वो खतों में माँ को लिखता है, माँ मैं यहाँ ठीक हूँ, स्कूल बढ़िया चल रहा है। सुनने में कितना आम सा लगता है ना? बिल्कुल, जैसे किसी भी बच्चे की बातें हो, क्रिकेट, दोस्त, स्कूल की शरारतें। घर का माहौल भी वैसा ही, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ, पिता क्लर्क है, माँ घर संभालती हैं। सब कुछ ऊपरी तौर पर एकदम सामान्य है। लेकिन इसी सामान्यता के नीचे कुछ और पक रहा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। इन्हीं शुरुआती चिट्ठियों में एक बेचैनी की आहट सुनाई देने लगती है। विनोद को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि वो अपने दोस्तों जैसा नहीं है। मतलब किस तरह से अलग? मतलब वो अंदर से कुछ और महसूस करता है, शायद लड़कियों जैसा, पर दुनिया तो उसे लड़का समझती है। अच्छा। जिसे मेडिकल भाषा में शायद जेंडर डिस्फोरिया या फिर जननांग विकलांगता का पहलू कह सकते हैं। मतलब जब आपकी अंदरूनी पहचान आपके बाहरी शरीर से मेल नहीं खाती। और ये एहसास उसके लिए एक पहेली बन जाता होगा। जाहिर है, खासकर उस उम्र में। और ये अंदरूनी कश्मकश जो है वो जल्द ही बाहरी दुनिया से टकराने लगती है। हाँ, क्योंकि समाज तो इन चीजों को आसानी से नहीं समझता। बिल्कुल नहीं। तो फिर चिट्ठियों में वो दर्द घुलने लगता है। स्कूल में उसे चिढ़ाया जाता है। क्या कहकर? बिन्नी बिन्नी कहकर। वो नाम शायद उसकी लड़कियों जैसे हाव भाव की वजह से पड़ा हो। ओह, और घर पर? घर पर पिता का गुस्सा, दबाव, लड़कों की तरह रहा कर, ये क्या हरकतें हैं। और माँ का क्या रवैया था? माँ बस खामोश रहती हैं, रोती हैं, और ये चुप्पी विनोद के अकेलेपन को शायद और बढ़ा देती है। हाँ, वो लिखता भी है ना चिट्ठी में। हाँ, लिखता है, माँ मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। और जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये कि ये चिट्ठियां एक तरफा हैं। एक तरफा? मतलब माँ जवाब नहीं देती? हाँ, शायद माँ पढ़ना लिखना इतना नहीं जानती, या फिर जवाब भेजने का कोई जरिया नहीं है विनोद के पास। ये एक अनसुनी पुकार की तरह है। ये तो और भी ज्यादा तकलीफदेह है। बिल्कुल। और ये चिट्ठियों का एक तरफा होना ये कहानी में सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये विनोद की तन्हाई का प्रतीक है, समाज से उसके कट जाने का। हाँ, एक ऐसी आवाज जो भेजी तो जा रही है पर सुनी नहीं जा रही। सही कहा। ये उस संवादहीनता को दिखाता है जो अक्सर ऐसे व्यक्तियों को झेलनी पड़ती है। वक्त गुजरता है, विनोद बड़ा होता है। हाँ, और समाज उसे नए नए नाम देता जाता है। जैसे पहले बिन्नी, फिर बिमली, और आखिरकार किन्नर समुदाय में जब वो शामिल होता है तो उसे नाम मिलता है दीकरा। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है। नहीं, ये पहचान का एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक सफर है। और परिवार, क्या परिवार उसे अपनाता है इस नई पहचान के साथ? नहीं, खासकर पिता, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ये परिवार पे एक कलंक जैसा है। यहीं पर समाज का वो असली कठोर चेहरा सामने आता है ना? बिल्कुल, जो किसी भी तरह की भिन्नता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। पिता का ये कहना कि तू हमसे अलग हो जा, और माँ का रोते हुए कहना बेटा लौट आ, ये परिवार के अंदर का तनाव और वो भयंकर सामाजिक दबाव दिखाता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि विनोद को घर छोड़ना पड़ता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। ये एक तरह का सामाजिक निर्वासन है। और ये निर्वासन उसे कहाँ ले जाता है? नालासोपारा, मुंबई का एक उपनगर, वहां की बस्तियों में जहां किन्नरों का अपना एक संसार है। चिट्ठियों में उस दुनिया का जिक्र आता होगा। हाँ, आता है। भीड़ भाड़, शोर, टूटे फूटे घर, और सबसे खास बात वहां का गुरु चेला सिस्टम। ये गुरु चेला सिस्टम क्या है, थोड़ा समझाएंगे?
ये किन्नर समुदाय के अंदर की एक अपनी सामाजिक संरचना है, ये ऐसी है? एक हायरार्की। ऐसी? इसमें एक बुजुर्ग अनुभवी किन्नर, जिसे गुरु कहते हैं, हाँ। वो नए या युवा किन्नर को यानी चेले को अपनी शरण में लेती है। उसे समुदाय में रहने सहने का तरीका सिखाती है। तो विनोद को भी कोई गुरु मिलती है? हाँ, उसे एक बुजुर्ग किन्नर गुरु माँ के रूप में अपनाती है, सहारा देती है। चलो, कुछ तो सहारा मिला। हाँ, लेकिन ये सहारा भी मतलब मुफ्त नहीं है। अच्छा, कैसे नियम? चेले को अपनी कमाई का एक हिस्सा गुरु को देना होता है, एक तरह का टैक्स। कमाई मतलब वो पैसा जो वो शादी ब्याह, बच्चे के जन्म जैसे मौकों पर नाच गाकर, दुआएं देकर कमाते हैं या फिर भिक्षा मांगकर। ओह, तो विनोद को भी ये सब करना पड़ता है? हाँ, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो चिट्ठी में लिखता है, माँ ये नाच मेरी मजबूरी है, मेरी जंजीर। लोग हमें बुलाते हैं, ताली बजाते हैं, पर इंसान नहीं समझते। ये उसके अंदर का जो पढ़ा लिखा संवेदनशील इंसान है, हाँ, और समाज ने जो उस पर भूमिका थोप दी है, उसके बीच का द्वंद्व दिखाता है। और ये शोषण सिर्फ बाहर से ही होता है या समुदाय के अंदर भी कुछ? नहीं, अंदर भी है। ये उपन्यास की एक और खास बात है। क्या? ये किन्नर समुदाय को सिर्फ पीड़ित की तरह नहीं दिखाता, उनकी अंदरूनी जटिलताओं को भी सामने लाता है। जैसे गुरु की गद्दी पाने के लिए लड़ाइयाँ, सत्ता का खेल, यहाँ तक कि हिंसा भी। अरे, विनोद ये सब देखता है और उसकी चिट्ठियां और ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली होती जाती हैं। वो लिखता है, यहाँ भी वही डर है जो बाहर है। ये तो बहुत यथार्थवादी चित्रण हुआ फिर। बिल्कुल, तस्वीर को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखाया गया है। विनोद की चिट्ठियों में एक बात बार बार आती है, उसकी पढ़ाई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो बाकियों से अलग इसलिए भी है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। उसे उम्मीद है कि पढ़ाई उसे जिंदगी से निकाल सकती है। हाँ, वो लिखता है, माँ शायद ये पढ़ाई ही मुझे रास्ता दिखाएगी। वो इस नाच गाने और मांगने वाले जीवन से निकलना चाहता है। कोशिश करता है वो, कोई नौकरी वगैरह? हाँ, एक छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश करता भी है, लेकिन समाज उसे एक किन्नर के अलावा कुछ और देखने को तैयार ही नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। समाज ने उसे एक पहचान दे दी है, किन्नर, और उसे उसी खांचे में बंद रखना चाहता है। उसकी शिक्षा, भावनाएं, इंसानियत सब उस एक लेबल के पीछे छिप जाती हैं। कोई घटना है ऐसी उपन्यास में जो ये दिखाती हो? हाँ, एक घटना है। वो एक पब्लिक मीटिंग में एक विधायक के सामने खड़ा होकर कहता है। क्या कहता है? हमें तमाशा मत समझो, इंसान समझो। वाह, हिम्मत की बात है। बिल्कुल। भीड़ में कुछ लोग शायद तालियां भी बजाते हैं, लेकिन जो सत्ता में है, जो विधायक है, उसे ये पसंद नहीं आता। प्ला तो जारी रहता होगा। हाँ, जारी रहता है। और अब उनमें सिर्फ उसका अपना दर्द नहीं है, तो अब वो पूरे समुदाय की पीड़ा पर लिखता है, समाज के पाखंड पर सवाल उठाता है। उसे परिवार की भी याद आती होगी। बहुत। उसे पता चलता है कि माँ के सिवा शायद सबने उसे भुलाने की कोशिश की है। ओह। वो माँ से पूछता है चिट्ठी में, माँ क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं घर लौट सकूं? क्या तुम मुझे बेटा कहकर गले लगाओगी या बिमली कहकर? ये सवाल तो दिल छीड़ देता है। हाँ, ये सिर्फ विनोद का सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जिसे उसकी पहचान की वजह से अपने ही घर, अपने ही समाज से दूर कर दिया गया। और चित्रा मुद्गल यहाँ समाज के दोहरेपन पर भी चोट करती है ना? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। वही लोग जो शादी ब्याह में किन्नरों को बुलाते हैं, नाचने गाने, दुआएं लेने, हाँ, वही लोग उन्हें अपने बराबर बैठने, सामान्य जिंदगी जीने का हक देने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही। उपन्यास में विनोद की एक और इच्छा का जिक्र आता है, एक बहुत ही मार्मिक इच्छा। क्या? वो एक बच्चा गोद लेना चाहता है। वो पिता बनने का सुख, जिसे वात्सल्य कहते हैं, वो महसूस करना चाहता है। लेकिन क्या समाज और कानून उसे ये हक देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उपन्यास की एक पंक्ति है जो सीधे दिल पर लगती है। क्या है वो? माना जननांग विकलांगता एक कमी है, पर इतनी बड़ी तो नहीं कि तुम इंसानी न रहो। तुम्हारे हाथ पैर हैं, दिल है, दिमाग है, ममता है। उफ, ये तो सीधा सवाल है हमारी सोच पर। बिल्कुल, कि हम इंसान को उसके शरीर के कुछ हिस्सों तो क्यों सीमित कर देते हैं, उसकी पूरी इंसानियत को क्यों नजरअंदाज करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। विनोद अब सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिख रहा। नहीं, अब वो मैदान में उतर चुका है, एक्टिविस्ट बन गया एक तरह से। अच्छा। वो किन्नर समुदाय के एक बड़े सम्मेलन में सबके सामने खुलकर बोलता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि हमें दया नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी, हमें संगठित होना होगा। ये तो एक बड़ा कदम है, एक तरह का विद्रोह। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ है कहानी में। उसका भाषण वायरल हो जाता है। तो लोग उसे पसंद करते हैं। कुछ लोग उसे उम्मीद की किरण की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत से दुश्मन भी बन जाते हैं। दुश्मन? कौन? समुदाय के ही कुछ पुराने नेता,
जिन्हें अपनी सत्ता जाने का डर है, कुछ राजनीतिक लोग जिन्हें लगता है कि विनोद उनके लिए खतरा बन रहा है। तो उसकी चिट्ठियों में अब डर झलकता होगा। हाँ, अब एक अनजाना सा डर है। वो माँ को लिखता है, माँ मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, पर लगता है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या उसे कीमत चुकानी पड़ती है? हाँ, चुकानी पड़ती है। कहानी का अंत बहुत बहुत त्रासद है। क्या होता है? विनोद की हत्या हो जाती है। क्या? कौन करता है? ये थोड़ा अस्पष्ट रखा गया है, शायद जानबूझकर। पता नहीं चलता कि ये समुदाय के अंदर की लड़ाई का नतीजा है या बाहरी ताकतों का हाथ है। ये सवाल पाठक के मन में रह जाता है। ओह, ये तो बहुत दुखद अंत है। हाँ, लेकिन उसकी मौत से ठीक पहले एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है। वो क्या? उसकी माँ शायद सालों बाद हिम्मत जुटाकर वो अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार, एक माफीनामा छपवाती हैं। क्या लिखती हैं वो? वो लिखती हैं, बेटा विनोद घर लौटा, हम सब गलत थे, समाज चाहे जो कहे तू मेरा बेटा है। अरे, ये तो हाँ, ये एक माँ का अपने बेटे को वापस अपनाने का, समाज के सामने खड़े होने का एक प्रयास था। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, शायद बहुत देर। और विनोद की आखिरी चिट्ठी का क्या हुआ? वो अधूरी रह जाती है। अधूरी? हाँ, सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, माँ मैं, और उसके बाद खामोशी। न जाने वो क्या कहना चाहता था। हाँ, ये अधूरापन, ये खामोशी कहानी के दर्द को और कई गुना बढ़ा देती है। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये सिर्फ विनोद या दीकरा की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति की कहानी बन जाती है जिसे समाज या परिवार उसकी लैंगिक पहचान या किसी भी तरह की भिन्नता के कारण स्वीकार नहीं कर पाता। सही कहा। ये उपन्यास किन्नर समुदाय के जीवन के उन पहलुओं को दिखाता है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। उनके संघर्ष, उनके सपने, उनकी तकलीफें। और समाज की उदासीनता, बल्कि क्रूरता भी। हाँ, और चित्रा मुदगल का ये जो चिट्ठियों वाला अंदाज है ना, हाँ, ये कहानी को बहुत पर्सनल, बहुत असरदार बना देता है। हर चिट्ठी एक दस्तक की तरह लगती है, हमारे ज़मीर पर, समाज के दरवाजे पर। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा गया उपन्यास नहीं लगता। नहीं, ये एक सामाजिक दस्तावेज भी है। जैसा शायद लेखिका ने खुद भी कहीं कहा है, ये किताब किन्नरों को इंसान मानने की अपील है। उन्हें सिर्फ नाचने, गाने वाले या मांगने वाले नहीं, बल्कि हमारी आपकी तरह के इंसान समझने की गुजारिश है, जिनकी अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपनी गरिमा है। उपन्यास का अंत हमें खालीपन के साथ छोड़ जाता है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 अब खाली है। विनोद की आवाज खामोश हो गई है। माँ का माफीनामा शायद उस तक पहुंचा भी नहीं। हाँ, लेकिन सवाल हवा में तैरते रहते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, हाँ, जिसे उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या हम एक समाज के तौर पर ऐसे विनोदों को, ऐसे अलग समझे जाने वाले इंसानों को सच में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी सोच के दायरे तोड़कर उन्हें इंसान का वो दर्जा दे सकते हैं जिसके वो हकदार हैं? या फिर ये सवाल भी उन अनुत्तरित चिट्ठियों की तरह ही हमारे जहन में बस गूंजता रहेगा? ये उपन्यास हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए, और शायद उम्मीद है बदलने के लिए भी।